प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर पूरे देश में काले धन वालों की कमर तोड़ दी। समानांतर चल रही काले धन की अर्थव्यवस्था इस कदम से समाप्त होगी। कल सरकार ने काला धन रखने वालों को एक मौका और देते हुए कहा कि जिसके पास भी काला धन है, यदि वो 31 मार्च 2017 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उसे घोषित कर देगा तो उस धन पर 50% पेनल्टी देनी होगी। बाकी रकम में से 25% तुरंत मिल जाएंगे और बाकी के 25% 4 साल बाद मिलेंगे। इस योजना की घोषणा शुक्रवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने की। इस योजना के तहत पैसा जमा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। साथ ही वेल्थ टैक्स, सिविल कानून और अन्य टैक्स कानूनों से छूट मिलेगी। लेकिन यदि हवाला या बेनामी प्रॉपर्टी का मामला बनता होगा तो कार्यवाही की जाएगी। सरकार की इस योजना से जहां काला धन रखने वाले सामने आएंगे, वहीं गरीब लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एकत्रित हुए पैसों से गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई जाएंगी, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। सरकार का ये कदम सराहनीय है। जिसके भी पास अगर अभी भी कोई अघोषित आय है और डीमोनेटाइजेशन के वजह से अभी उसको ऑप्शन ही नहीं है उसको बाहर लाने के अलावा कोई, तो उनके लिए एक अंतिम रास्ता मिले, उसके लिए सरकार ने एक स्कीम का भी उसमें प्रावधान किया है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेशन रेजीम फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना में कोई भी व्यक्ति या तो कंपनी, कोई भी एसएससी जो है, वो अपनी अघोषित आय का करीब 50%, 49.9% टू बी प्रिसाइज, 50% टैक्स, सरचार्ज एंड पेनल्टी भर के और उसके बाद 25% अमाउंट डिपॉजिट के रूप में, 4 साल की डिपॉजिट जिसमें बिना इंटरेस्ट, बिना कोई सूद के डिपॉजिट रखनी है सरकार के पास 4 साल के लिए, तो वो डिपॉजिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और वो अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब वो ऐसा करेगा तो उसके बाद उसको प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी की बाकी सब झंझट में से मुक्ति मिल जाएगी। और ये स्कीम की अंतिम अवधि होगी 31 मार्च 2017। ये स्कीम आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ जुड़ी हुई है, मतलब कि इसकी जो धनराशि है, मोस्ट पार्ट ऑफ द धनराशि वो गरीबों के कल्याण में इसमें यूज होगी। तो हम चाहते हैं कि लोग इस योजना में जुड़े और इस काम के माध्यम से वो गरीबों के कल्याण में भी योगदान करें। आज इस जिसको कहें कि जीवन के बहुत से क्षण ऐसे होते हैं जिसमें हमें खुशी का एहसास होता है और जिसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज हम जो उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने जो तय किया था कि जब उत्सव मनाएंगे तो हम धर्म सत्ता के साथ उत्सव को चालू करेंगे। इसलिए हमारे बीच में पहला उत्सव जो हमने चालू किया है वो स्वामी रामदेव जी के उससे हम चालू करेंगे। मैं जब भास्कर की बात करता हूँ भाई साहब, तो हम लोग तो भाई साहब मध्य प्रदेश में थे। जब एक दिन बच्चों ने बात की कि और कहाँ जाए, आपको हो गया मध्य प्रदेश पूरा, तो फिर लगा, मैंने कहा भैया राजस्थान चले। और राजस्थान का हम लोगों ने विचार किया तो जयपुर का विचार किया कि जयपुर से अखबार चालू करें। मैंने अपने हमारे सबसे बड़े बेटे सुधीर को कहा कि भैया आप देखो जाके, तो किसी तरह जमीन मिल गई। और जो हमारे आईडीए के अफसर थे, जेडीए के, वो बार बार कह रहे थे हमसे कि भैया 93 लाख रुपए जो जमा कर रहे हो, अगर अखबार चालू नहीं हुआ तो जब डूब जाएगी। तो बार बार हमको आशंकित कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा नहीं, अखबार तो चालू करनी है किसी भी तरह। शुरू में शहर में 2 लाख पत्र का छपता था वैसे, बाहर और जयपुर एडिशन। हमने बच्चों से कहा साहब 50,000 तो काफी होनी चाहिए। शायद कुछ लोगों की जानकारी में हो कि नवभारत टाइम्स में एक समय में रोहित कपूर करके हुआ करते थे, जो नवभारत टाइम्स में थे, और नवभारत टाइम्स यहाँ से फिर उस बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के थे।
उनको भी बुलाया तो बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता, 50,000 कॉपी कहाँ से आएंगी। मैंने कहा अगर 50,000 कॉपी नहीं आएंगी तो अखबारी चालू नहीं करूँगा मैं। लेकिन जो भी इसको मैं अपनी टीम की सफलता तो मानता हूँ, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और जनता में जो आक्रोश था उसको मानता हूँ कि पहले दिन से भाई साहब अखबार जो छपा वो 1,72,000 कॉपी छपा। हम लोग चमत्कृत रह गए। हम तो भैया व्यापारी आदमी हैं। एक बजट लेके आए थे कि 5 करोड़ तक का घाटा होगा जो मध्य प्रदेश से कमा रहे हैं वो दे देंगे। जब देखा कि दूसरे महीने से वो घाटा खत्म हो गया तो मैंने कहा अब अजमेर एडिशन चालू करो। उसके बाद आप देखो 1 साल में 1.5 साल में पूरे प्रदेश में भी वेदर एडिशन से सब चालू करो। और अगर मैं कहूँ तो आज मैं राजस्थान और जयपुर का और जयपुर की धरती का धन्यवादी अपने आप को मानता हूँ। इसने हिंदुस्तान में भास्कर को सबसे बड़ा अखबार बना दिया आज और दुनिया का 4थे नंबर का अखबार बना। इसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी है। मैं आपको कह दूं अगर राजस्थान से इतना सपोर्ट हमको नहीं मिला होता तो हम यहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एक बात और आपको बता दूं कि 96 में हम लोग 5 करोड़ का प्रॉफिट लेके आए थे। आज डीपी कॉर्प कंपनी जो है वो 600 करोड़ रुपए का एकदम मार्जिन आज आपकी कंपनी जो है वो बना रही है। तो आज भाई साहब हमको अब डर नहीं लगता कि टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाए, दुनिया भर का कोई अखबार आ जाए। अब हमारे जो टीम है इतनी प्रोफेशनल हो गई और इतनी शक्ति हो गई तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि मन की शक्ति जो है आदमी का और एक संकल्प जो है वो बहुत बड़ी बात होता है। कभी कभी मैं भी चूंकि बाबा जी बिजनेस देखता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत से व्यापारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, अरे यार हमने जी जान लगा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया और सारा कर दिया और पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अरे अगर आपको पता नहीं क्यों नहीं हो रहा तो फिर किसको मालूम होगा क्यों नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ अगर आपके बिजनेस में आपको ही नहीं पता कि क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब या तो आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है या समझ नहीं है। अब आप कहो साहब तो मार्केट कंडीशन खराब थी, वो तो ये खराब था। अरे हमारे सामने बाबा जी बैठे हुए हैं, स्वामी रामदेव, इन्होंने तो ऐसा पूरा हिंदुस्तान का गणित ही खराब कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। मैं आज आपको बता दूं हिंदुस्तान में आज एक भी कंपनी नहीं है, माफ करेंगे बाबा जी, जो आपसे भय नहीं खाती है। सब कर रही हैं। तो आदमी में अगर हिम्मत है और अगर सोच है तो आप मान के चलिए कि सफलता जो है वो आपके इर्द गिर्द है। बस हमें पहचानना है। आज बाबा को बुलाने का 2 उद्देश्य है हम लोगों का। एक तो बाबा स्वामी जी हैं, योग से उन्होंने हिंदुस्तान को बदल दिया और खुद बिजनेस बता के हिंदुस्तान को बदल दिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि लोगों के योग से उद्योग को बदल दें और लोगों के जीवन को बदल दें, लोगों का जीवन बदल दें। ये जरूरी नहीं है कि आप उद्योग करो, आपके जीवन में बदलने के लिए भी जो खुशी चाहिए और जो हिम्मत चाहिए, आप जहाँ भी हो ये तय करके चलो कि हम कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। वही मैं आज चाहता हूँ कि आज इसलिए भास्कर का हमने 7 दिन का रखा है और शुरुआत जो है रामदेव बाबा से कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान और जयपुर के लोग जो है इस उत्सव में कुछ ना कुछ एक प्रेरणा लेके जाएंगे और एक जिसको कहते हैं मोटिवेशन लेके जाएंगे कि जीवन में असंभव नाम की चीज को आप ग्राम लगा दो। दूसरा भी किसी ने मुझे कहा, आप भी थे कि आपको तो राजस्थान पत्रकार में बहुत अच्छी टक्कर दी। अरे भैया अगर हम टक्कर देंगे तो वो भी बढ़ जाता और हम भी बढ़ जाते। हम तो मार्केट ज़्यादा खोल रहे हैं। अगर बाबा जी से तय करे, अपनी लाइन बाबा जी बढ़ा रहे, उनका तो अपने आप नीचे आना है। अपन कहाँ को देख रहे हैं कि किसी को टक्कर देना है, किसी को टक्कर नहीं देना है। आप अपना काम देखो कि हमें अपनी लाइन कितनी ऊंची ज़्यादा खींचना है। तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सब इन 9 दिनी अवसर में विभिन्न तरीके से जो भास्कर आज आप लोगों के सामने अपनी खुशियाँ
जो है वो बांट रहा है। और एक तरीके से आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद करने का हमने जो एक अवसर जुटाया है, उसमें आप हमारे सहभागी बनेंगे। इसी के साथ आप सबका स्वागत, धन्यवाद। ये रमेश जी को मैं अच्छा बिजनेसमैन तो मानता था, लेकिन अच्छे वक्ता भी हो गए, अच्छे प्रेरक भी हो गए, मोटिवेटर भी हो गए, तो जोरदार अभिनंदन हो जाएगा। इस संदर्भ में बहुत जोश, जुनून, उत्साह और जिद्द है अभी भी। यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं। इनका तो स्लोगन ही ऐसा, जिद्द करो और दुनिया बदलो। मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से बोलता हूँ, जिद करो और दुनिया जीतो, तो बदल भी जाएगी दुनिया और जीत भी लेंगे दुनिया। बहुत बहुत अभिनंदन है कि भास्कर ने बहुत गौरवशाली 20 वर्ष 2 दशकों की यात्रा की है और आसमान में अभी सबने बहुत लंबी ऊंची उड़ान किए हैं। तो हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं पूरे भास्कर को। आपने बिल्कुल सही कहा, चूंकि आप लोगों की ज़िंदगी में भास्कर जो है वो परिवार में डेली का हिस्सा है, एक फैमिली मेंबर है, तो कई बार उसकी करेक्ट रेटिंग या उसका असेसमेंट नहीं हो पाता। लेकिन जब ये आंकड़े हम सुनते हैं किसी मौके पे कि 96 में शुरू हुए और 5 लाख कॉपी अब सिर्फ जयपुर में अकेले, जो कि हिंदुस्तान में किसी भी शहर में बिकने वाला सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन का नंबर है। पूरे स्टेट में 30 लाख और 15 लाख अकेले भास्कर पूरे राज्य का अगर मिला, और करीबन 4.5 करोड़ जिनके रीडर हैं और 4.5 करोड़ की फॉलोइंग इनकी भी है, योग के जो सीरियस है। तो 9 करोड़ का वोट बैंक तो यहाँ बैठा हुआ है। भास्कर देखिए इस वक्त करीबन 14 राज्यों में 58% एरिया कवर करता है। ये डाटा मैं बता रहा हूँ, उसकी एक वजह है। और करीबन 66 के आसपास के इनके एडिशन है। ये एक बहुत बड़ी बात है तब जबकि आप मेट्रो में, दिल्ली मुंबई में नहीं है। माना जाता है कि राष्ट्रीय वो है जो दिल्ली में होना चाहिए। भास्कर ने साबित किया है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय वो है जो बगैर दिल्ली के पूरे देश की धड़कन है। तो ये सचमुच हमारे लिए, भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि मीडिया हो या पॉलिटिक्स, उसमें अंग्रेजी और विदेशी और देशी आइडिया के मिक्स के कारण सफलता के दूसरे पैमाने बने थे, उनको इन लोगों ने तोड़ा है। और यही कहानी मेरी पत्रकारिता में होने के कारण आदत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा विशेषण यूज़ करूँ। हम लोग फैक्ट पे रहना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये योग सिखाते हैं, भारत को डिसिप्लिन सिखाते हैं, संस्कृति के नए तरीके के टीकाकार हैं, ये सब तो है। और पॉलिटिक्स में और सार्वजनिक जीवन में भी उनकी बातों का एक वजन है, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। ये अब हमको पता लग रहा है तो बहुत चौंकाने वाली स्टोरी। लेकिन धर्म के पाखंड से, अंधविश्वास से, धर्मांधता से, इन सब से दूर रहकर गरीबों के भारत को योग सिखाना, उनका नेतृत्व करना, गरीबों का आध्यात्मिक गुरु बनना और सेकुलर होना, कोई इनसे सीखे। इसलिए मैं स्वामी जी वास्तव में आपके प्रति बहुत आदर का भाव रखता हूँ। आजकल बड़े शहरी तरह तरह की क्रिया कराने वाले, मंत्र ज्ञान देने वाले बाबा वगैरह के ज़माने में आपने साइंटिफिक टेम्पर का परिचय दिया है, इसलिए आप बड़े ही सम्मान और आदर के पात्र हैं हमारे लिए। अब हमको लगता है कि चर्चा शुरू करनी चाहिए, और यहाँ स्वामी जी जो पूरा ये ऑडियंस आया हुआ है, ये ज़्यादातर लोग बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, और ये यही जानना चाहते हैं कि ये पतंजलि इतनी जल्दी अचानक हमको पता लग रहा है, इतनी बड़ी FMCG कंपनी बन गई और आप रोज MNC से टक्कर ले रहे हैं। इनफैक्ट आप MNC को भगाने में आपके बिजनेस के सक्सेस मंत्र के बारे में पहले आपकी कुछ शुरुआती टिप्पणियां आ जाएं, फिर बहुत सवाल जवाब होंगे। मैं शुरुआत अपनी वही से करना चाहता हूँ जिस गांव की मिट्टी से, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के, सरकारी स्कूल में पढ़कर के, जहाँ नई पुस्तकें खरीदने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं हुआ करते थे। पहली क्लास में पढ़ते पढ़ते अगली क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे गांव के होते थे, उनसे बात कर लिया करते थे, भैया तुम्हारी तो अगले साल जो पुस्तकें वो बेकार हो जानी है, तो करीब 1/4 रेट में या आधे से कम पैसे में हमको दे दिया करते थे। हम उनको जल्द जल्द चढ़ा करके अगले साल उतने में दूसरे को दे दिया करते थे। एक तरह से हमने 5वीं तक की पढ़ाई मुफ्त में की।
छठी क्लास में 2 रुपए की फीस लगी थी और कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। जैसे अभी रमेश जी ने बोला कि असंभव शब्द अपने जिंदगी से बाहर फेंक दीजिए। यद्यपि उस समय हमें दुनिया का आइडिया नहीं था कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। हवाई जहाज एक 8-9 बजे के आसपास आसमान से जाया करता था तो हम कहा करते थे चील गाड़ी जा रही है। आजकल तो चील ही खत्म हो गई। ये हवाई जहाज कहाँ से उड़ता है, कहाँ से टेक ऑफ करता है, कहाँ लैंड करता है, हवाई जहाज तो दूर की बात रही। जिस गांव में मैं पैदा हुआ आज तक वहां पर कोई गवर्नमेंट की बस नहीं चलती है। ट्रेन तो जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो आज तक ट्रेन में नहीं बैठी है। उन गांव के अंधियारी भरी गलियों से हम आए और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत से बिजनेसमैन हैं, आप लोग भी मेहनत करके आगे बढ़े। ज्यादातर 99% लोग शून्य से सृजन किया और तो पीछे कुछ बैठे जो बिजनेस में हैं और कुछ हो सकता है एकदम फ्रेश गांव से भी आए हों। भगवान ने बिना किसी पक्षपात के सबको एक जैसा दिमाग दिया, एक जैसा दिल दिया है जिसमें असीम अनंत अनलिमिटेड इमोशंस हैं, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस एंड अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, पावर, विजडम आपके पास में है। भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया। आप चाहें तो भास्कर की तरह जिद करो और दुनिया बदलो, ये नारा आप भी साकार कर सकते। इसलिए कभी भी मत मानिए कि कौन कितना सफल है और मैं किस पायदान पर खड़ा हूं। आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। मैंने कभी भी सफलता पाने के लिए कुछ नहीं किया। बहुत से लोग बात करते हैं पतंजलि की सक्सेस की, और ये बातें अभी आगे और होंगी और खाली देश नहीं पूरी दुनिया में होंगी और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 5 से 10 साल के अंदर पूरी दुनिया पतंजलि के पीछे चलेगी, वो दिन भी आए। लेकिन जैसे रमेश जी ने भी बोला कि किसी को कुचलना, किसी को मिटाना, किसी को हटाना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम राह में आगे बढ़ रहे हैं। ये ठीक है कि कभी कभी हम थोड़ा विनोद में बोल देते हैं कि कोलगेट का गेट बंद होने वाला है। नेस्ले का पंछी, उसका जो लोगो है उसमें पंछी है, मैंने कहा नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने हिंदुस्तान का लीवर खराब किया, मैंने कहा उसका भी लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। ये एक विनोद में, थोड़ा एक मोटिवेशन के लिए, एक प्रेरणा के लिए कि जो बड़े बड़े दुनिया के अपने आप को विश्व विजयी ब्रांड कहा करते थे, उनको भी आप परास्त कर सकते। तो इस भाव को जागृत करने के लिए हम इस बात को कहते हैं। लेकिन हमने, मेरे कहा, सफलता के लिए कोई काम नहीं किया, ब्रांड के लिए कोई काम नहीं किया। लोगों के जिहान में, दिल दिमाग में सक्सेस होती है, ब्रांड होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं और आज भी नहीं सोचता। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है, मुझे सुबह सुबह योग करना है। अभी भी योग करवा करके यहाँ पर आया हूँ। अभी बीएसएफ के पूरे अलग अलग देश के अलग अलग बटालियन से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के करीब 2000 वहां पर जवान अभी हैं। इससे पहले करीब 2000 जवानों को ट्रेनिंग दे चुका हूं। और आपकी जानकारी के लिए, हमारे अर्धसैनिक बलों में पहला बीएसएफ है जिसने पीटी के स्थान पर योग को कंपलसरी कर दिया। मैं सुबह योग का कैंप करवा करके आया, शाम को हरिद्वार पहुंच जाऊंगा, फिर कल सुबह योग कराऊंगा। मैंने योग, सुबह सुबह योग, अब दिन भर थोड़ी कपालभाति करते फिरेंगे, दिन भर थोड़ी अनुलोम विलोम करें। सुबह सुबह योग, जिस दिन आवश्यकता होती है तो शाम को भी कर रहा था, आपको भी करा देता हूं। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग किया, बाकी जो कुछ मेरी जिंदगी में है वो सब बाय प्रोडक्ट है, वो मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। देखिए सर, आपने खुद ही कह दिया है कि सुबह भी योग कराया, शाम को जयपुर में भी योग तो होगा। लेकिन मैं बता दूं, मेरे साथ कुछ मत करिएगा, रणबीर के गले में दर्द हो गया, गर्दन टूट गई है उसकी। आपने ऐसा उसको हार्ड टास्क दिया कि उसके तो कष्ट हो गए। दरअसल स्पॉन्टाइटिस का इलाज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा उसको। ऐसे आज एक चैनल है देश का काफी बड़ा,
आज तक। उसने एक एजेंडा प्रोग्राम रखा हुआ था, एजेंडा आज तक। मुझे बोला कि बाबा जी आप भी आ जाओ, एक रणवीर हीरो है वो उधर प्रोग्राम दे रहा है। तो सच बात है कि मैंने कभी कोई फिल्म देखी नहीं, और मुझे बाद में किसी ने बताया कि कोई पता नहीं कौन सी मस्तानी क्या है, बाजीराव। अब हमको ना किसी मस्तानी का पता, ना किसी मस्तानी का पता। अब हमें वहां ले जाकर के बैठा दिया। वो मुझे देखते हो थोड़ा वो लड़का शायद चुलबुला है। अब उसने हमसे पंगा ले लिया, मेरे से बोला डांस करिए। बाबा जी डांस करेंगे। आपको करना है क्या? उसको तो उठा के घुमाया तो तुझे पटको। तो एज का ध्यान रखिए सर। तो नहीं, आपको मैं बात नहीं करता हूँ। तो उसने बोला कि बाबा जी डांस करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मुझे डांस आता नहीं, मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे डांस कुछ नहीं आता। फिर बोले बाबा जी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया मुझे, अब वो बार बार बोला तो मुझे ठोकना आता। मैंने वो क्या होता है? मैंने कहा फिर कुश्ती करनी पड़ेगी तेरे को। बोले नहीं बाबा जी फिर भी कुछ करो, योग वाला डांस करो। तो मैंने पहले थोड़ी देर तो दंड बैठक उससे लगवाए, फिर वो बाद में मुझे उठाने लगा। अब शायद पता नहीं क्या जो भी कुछ हुआ होगा, थक गया होगा उठाने। तो मैंने उसको उठा करके खाली 3 ही बार घुमाया था, बेचारा डर गया। फिर वो वायरल हुआ इतना वीडियो, मुझे शायद पता लगा कि 4-5 करोड़ लोगों ने उसको देखा। तो बात उसमें भी मैं ऐसे देखता हूँ कि उस रणवीर में भी संस्कार है। वो एक पैट्रियोटिक जो है एक्टर है, और वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी यूज करता है। मुझे पता है कि मेरे आने से पहले बोल रहा था मैं पतंजलि का आटा खाता हूँ, पतंजलि का च्यवनप्राश खाता हूँ। तो अब खाने वाले से बनाने वाला तो थोड़ा ताकतवर होगा ही। तो रणवीर को तो जो है वैसे ही बाई चांस हो गया, मतलब मैंने कोई ऐसा चाह करके नहीं किया। ठीक है, तो आपने चूंकि पतंजलि प्रोडक्ट का जिक्र किया, और आए दिन नए अनाउंसमेंट या खबरें आती हैं कि और किस नए प्रोडक्ट रेंज में लाइन में जाएंगे। इस वक्त करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा फैक्ट्रीज तो आपकी खुद की हैं, और करीबन 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट शायद आप बनाते हैं। तो अब एक निगेटिव लिस्ट जारी कर दीजिए कि कौन कौन से सेक्टर में आप नहीं जाएंगे। बाबा बियर नहीं बनेगी। अब कुछ फिजूले लोग होते हैं हिंदुस्तान में। और सुबह जो है वो कोई व्हाट्सएप खोल के बैठ जाता है, कोई जो है फेसबुक खोल के बैठ जाता है, कोई ट्विटर। ये जो सोशल मीडिया है इसमें शोशेबाजी बहुत चलती है। बाबा जी लॉन्च करेंगे पतंजलि वाइन, तो उसमें बाबा बियर बाबा वाइन लिख करके मेरा फोटो लगा करके बोतल भी बना दे। तो पतंजलि आज नहीं, मेरे जाने के बाद भी जब तक ये धरती रहेगी और पतंजलि का नाम रहेगा, पतंजलि की तरफ से कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं बनाया जाएगा, नशीला पदार्थ। क्योंकि पतंजलि कोई अटलू सटलू ब्रांड नहीं है। अब देखो तुम, अब नाम आप सुन लेते हो ब्रांड्स के, आपको लक्स का कोई मीनिंग पता? लाइफ बॉय, लाइफ का मतलब जिंदगी, बॉय माने बच्चा। क्या मतलब है साबुन से? क्या मतलब लाइफ बॉय? अब कोई कल को वाइफ बॉय भी कर सकता है। ये अभी नाम है। अब उनका कोई ना तो कोई उनकी हिस्ट्री है, ना उनको कोई प्रिंसिपल्स है। जो अब जैसे आईटीसी है, ये विदेशी कंपनी नहीं है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा बैंड नहीं बजाता हूँ। थोड़े दिन पहले सिगरेट बनाते थे, जब उस सिगरेट के ऊपर बहुत ज्यादा पूरे देश में उसका आक्रोश फैला और करोड़ों लोगों को कैंसर कर दिया इस आईटीसी ने, तो बाद में सोचा रहे अब एडवर्टाइज भी नहीं कर सकेंगे, हो सकता है कल को उल्टा ना पड़ जाए, तो व्हील्स लाइफस्टाइल कर दिया। फिर ये जो है साबुन शैम्पू भी बनाने लग गए, फिर और कुछ तीसरा भी कर दिया। इन लोगों के कोई असूल नहीं है। ज्यादातर देखो कुछ सात्विक लोग हैं, और खास करके हिंदुस्तानी लोग इसमें, कि उनके असूल है कि हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारी पॉलिसी है और हम इसके आगे नहीं जाएंगे। कुछ लोग हैं जैसे मैंने सुना एक बार बिरला ग्रुप का एक बहुत बड़ा आदमी मुझसे मिला, ऐसे तो
कुमार मलंग साहब को और जो है क्या नाम है उनका माता जी राष्ट्री जी, उनसे भी मेरा आत्मीय संबंध है। तो उन लोगों ने भी प्रिंसिपल बनाया कि हमको जुआ वाला काम नहीं करना है, हमको दारू नहीं बनानी है। कुछ टाटा ग्रुप ने भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। लेकिन ये विदेशी लोगों का तो बोले जो बिकता है वो बेच दो, और क्या काम करना है, बोले प्रॉफिट कमाओ और हिंदुस्तान से लेकर के जाओ। हमने कहा ये विदेशी कंपनियां कोई 100 साल से, कोई 70-80 साल से हिंदुस्तान में जमी हुई है, और करीब 25 लाख करोड़ रुपए का देश में बाहर से माल आता है, और 25 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर, आंतरिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियां देश में काबिज है। ये 50 लाख करोड़ रुपए की इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक गुलामी से इस देश को मुक्ति दिलानी है, और आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक आजादी से हिंदुस्तान में लानी है। ये हमारा सपना। तो एक लक्ष्य है, और प्रॉफिट अपने लिए नहीं। मैं पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर हूं, लेकिन अनपेड ब्रांड एम्बेसडर, 1 रुपए नहीं लेते। श्रद्धेय आचार्य बागशन जी उसके एमडी, और लोग तो 97% कहते हैं, 100% शेयर उन्हीं के। एक भी शेयर किसी व्यापारी का नहीं है पतंजलि में, और आचार्य बागशन जी 1 रुपए भी तनख्वाह नहीं लेते हैं। और हमने तय किया है पतंजलि का 1 रुपए का भी कोई डिविडेंड किसी शेयर होल्डर में, आचार्य जी है, कोई शेयर होल्डर्स में डिविडेंड नहीं बटेगा। पतंजलि का 100% जो भी प्रॉफिट होगा वो देश की सेवा में लगेगा, एजुकेशन में लगेगा, हेल्थ में लगेगा, रिसर्च में लगेगा, देसी गाय की नस्ल को सुधारने में। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई जिससे ये सवाल निकलता है। देखिए भारत में बहुत कम ऐसा होता है, सब लोग ये समझते हैं कि ये पतंजलि और ये लोग और ये पूरी कंपनी और ये सारा कुछ आप का है और आपका खड़ा हो जा रहा है, लेकिन आप बताते हैं कि आचार्य बालकृष्ण जी की इसमें क्या भूमिका है। सवाल ये है, और ये परिवार जितने हैं भारत के, बम्बई वाले, दिल्ली वाले, जयपुर वाले, आजकल सक्सेशन प्लानिंग से और पार्टनरशिप मैनेज करना ये बड़ी समस्या होती है। किसी बड़े संगठन को चलाना, टैलेंट को लाना, नर्चर करना और पार्टनर्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपका उदाहरण बड़ा सामने है कि आप और बालकृष्ण जी कैसे चलाते हैं। हाउ टू मैनेज पार्टनरशिप, थोड़ा इस पर भी ज्ञान। देखिए 2 बातें होती हैं, एक तो विश्वसनीयता, भरोसा, ट्रस्ट, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट। ये कभी भी जहां पार्टनरशिप हो वहां 99 नहीं होता। ट्रस्ट 100%, लॉयल्टी 100%, कॉन्फिडेंस 100%, तब जाकर के कोई चीज आगे बढ़ती है। मैंने श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के बारे में स्वप्न में भी अविश्वास नहीं किया, स्वप्न में भी। आज पतंजलि की कीमत, यदि आप लोग तो मार्केट कैप तुरंत निकालते हो, आज पतंजलि का मार्केट कैप देखो और जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए है, और आने वाले समय में ये 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा आने वाले 5 वर्षों में। लेकिन मैं उसमें 1% भी शेयर होल्डर नहीं हूं। मैं उन पर भरोसा करता हूं और वो मुझ पर भरोसा करते हैं। हमने कहां से सीखा है, जब राम जी को वनवास हो जाता है तो कहते हैं इस गद्दी पर भरत बैठेंगे। भरत कहता है ये राम क्या का सिंहासन है, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। वो कहते हैं राम ही बैठेंगे। और जब राम वापस नहीं आते हैं भरत के मनाने पर भी, तो भरत झोपड़ी में रहता है, और दुनिया के 200 करोड़ वर्षों का इस दुनिया के इतिहास है, दुनिया के 200 करोड़ वर्षों के इतिहास में हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि सिंहासन पर खड़ाऊ है और राम राज चल रहा है। साहब यहाँ तो एक दिन गद्दी खाली हो जाए तो दूसरा बैठने के बाद खिसकने का नाम नहीं लेता। हमने सीखा कि आचार्य जी कहते हैं मेरा कुछ नहीं, मैं कहता हूं मेरा कुछ नहीं, तो सब किसका, सारा देश का। फिर हम किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, अभी कल ही प्रणब मुखर्जी साहब ने एक बयान दिया कि देश के युवाओं को यदि रोजगार नहीं मिला तो देश में अराजकता और अशांति पैदा हो सकती है।
काम कर रहे हैं पूरे पतंजलि का। अभी हमने करीब 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और करीब 1 करोड़ लोगों को, किसानों को डायरेक्ट पतंजलि से लाभान्वित किया है। हमारा सपना है आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को हम रोजगार दें।